अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आई होप सो आप सारे एकदम अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, तगड़े होंगे, अच्छे दिन जा रहे होंगे आप सबके। हमेशा की तरह दुआओं से आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे। लास्ट टाइम हमने गल्बन पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आज जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्स रेज। सबसे पहले तो हम सोचते हैं क्या है एक्स रेज। हमने एक्सरेज का जो नाम सुना हुआ है, एक तो सुना हुआ है हाँ जी किसी की हड्डी टूटती है, हाँ जी एक्सरे करा लो। तो बेसिकली जो एक्सरे कराना है वही एक्सरेज की मदद से होता है एक्सरे। फिर सवाल ये रह जाता है ये एक्सरेज मिली कहाँ से, कैसे? तो 1896 में बेटा रंजन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एक्सरेज को डिस्कवर किया। अब उसने कह लिया सपोज कोई रेज है, जिससे हम लिखते हैं सपोज दीज आर एक्सरेज, उन्होंने कह दिया सपोज ये एक्सरेज है। तो पहले तो नाम दिया गया इनको रंजन रेज का। फिर जैसे कि सपोज कह गया कि एक्सरे, उसी से इनको नाम दिया एक्सरेज का नाम दिया। और जो हड्डियों के जो फ्रैक्चर वगैरह का पता भी चलता है वो इन्हीं से चलता है, किससे? एक्सरेज से। ये एक्सरेज होती हैं, इनको फाल करते हैं, बॉडी कंटेनर स्ट्रक्चर आ जाता है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये राइज होता है व्हाट आर एक्सरेज। एक्सरेज बेसिकली हैं क्या, पहली डेफिनेशन। फिर हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। एक्सरेज क्या है? तो बेसिकली व्हेन वी डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, when we discuss the spectrum of electromagnetic radiation, then we observe that the highest energy radiation is gamma ray. जो highest energy radiation है, जिनकी highest energy है, वो कौन सी रेज है बेटा? gamma ray. And after a gamma ray, और gamma ray का सोर्स जो होता है ये न्यूक्लियस है। ये चीजें बुक में नहीं मिलेंगी बेटा। gamma ray का सोर्स क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम। And after the gamma rays there are rays that is known as x-rays. gamma rays के बाद जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी है? x-rays. और x-rays का जो सोर्स होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन है या इनर शेल ट्रांजिशन। इनर शेल ट्रांजिशन, या यूं भी कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स ऑफ एक्स-रेज। एक्सरे का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। गैमा रे का सोर्स क्या है? न्यूक्लियस। बाकी जितनी भी रेज है उनका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की मदद से ये प्रोड्यूस होती हैं। अब समझ तो हमें चल गई कि हाईएस्ट जो एनर्जी रेडिएशन गैमा रे, गैमा रे के बाद जिसकी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है वो एक्स रेज है। तो डिफाइन करें तो हम यूं कहेंगे बेटा दोज रेज विच हैविंग हाईएस्ट एनर्जी एंड वेवलेंथ इज अबाउट 10 पावर माइनस 10 मीटर नॉन एज एक्स रेज। एंड फिर अगर कहें तो आप साथ में बताएंगे एक्सरेज आर द सोर्स ऑफ एक्सरेज आर इलेक्ट्रॉन आर इनर शेल ट्रांजिशन। एक्सरे का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है या क्या है बेटा? इनर शेल ट्रांजिशन है। अब सवाल राइज होता है सर ठीक है हमने रट्टा मान लिया, हमने सुन लिया आपकी बात कि एक्सरेज का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे का सोर्स जो है इनर शेल ट्रांजिशन है। सर सवाल राइज होता है हमारे जहन में कैसे जो इनर शेल ट्रांजिशन है वो एक्सरे का सोर्स है। तो उसके लिए पहले इसका मतलब इनर शेल ट्रांजिशन हमें पढ़नी पड़ेगी। तो एक्सरे के लिए हम कहते हैं बेसिकली एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। एक्सरेज प्रोड्यूस किस वजह से होती है बेटा? प्रोड्यूस ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन, पहले तो ये स्टेटमेंट हमें पता हो। अब सवाल ये राइज होता है इनर शेल ट्रांजिशन से कैसे होती है। तो उसके लिए कहता है सपोज ये आपके पास क्या है, कोई एटम है। ये एटम का बेसिक जो पॉइंट है ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट के, ये दूसरा ऑर्बिट एल और तीसरा ऑर्बिट क्या आ गया? एम आ गया। आपको पता है पहले ऑर्बिट में 2 हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 है, तीसरे ऑर्बिट में 18 हो जाएंगे। इसमें सपोज कोई 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें सपोज 8 है। मैं इनको तो उस तरफ नहीं जाता, जितने भी है आपके पास ये एल ऑर्बिट में 8 आ गए। अब देखें सपोज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। हम ऐसा करते हैं किसी भी वे से, वे नहीं डिस्कस किया हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को फॉल करते होते हैं हम किसी भी वे से। हम ऐसा करते हैं जो के शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो क्या के शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन फॉल करें या किसी भी वे से के शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करते हैं। के शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? नॉक आउट। इसको यहां से बाहर धकेलते हैं। जो ही के शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलेंगे तो यहाँ के शेल में क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। के शेल में इलेक्ट्रॉन की क्या क्रिएट होगी? वैकेंसी। उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह क्रिएट हो जाएगी। फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एल से के में, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एम से के में। तो सपोज इलेक्ट्रॉन अगर एल से के में जंप करेगा तो क्या मिट करेगा बेटा? रेडिएशन। अब वो जो रेडिएशन इमिट होगी उनकी एनर्जी क्या होगी? एल से के में जंप हुई तो उन रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? ई एल माइनस ई के। रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? ई एल माइनस ई के।
और ये जो रेडिएशन होंगी जो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से हुई, ये क्या कहलाएंगे बेटा, एक्स रेज। या यूं भी हो सकता है इस के शेल में वैकेंसी को फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करे एम ऑर्बिट से के ऑर्बिट में, और जब इलेक्ट्रॉन एम ऑर्बिट से के ऑर्बिट में जंप करेगा तो रेडिएशन एमिट होगी। उन रेडिएशन की एनर्जी इन दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, के और एम ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। और वो जो रेडिएशन एमिट होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, ई एम माइनस ई के, अकॉर्डिंग टू बोथ थर्ड पोस्टुलेट, एंड दीज are X-rays. So in this way X-rays are produced. इस वे में X-rays क्या होती हैं बेटा, प्रोड्यूस होती हैं। सुन लीजिएगा, हमने पढ़ा इनर शेल ट्रांजिशन, तो हमने कहा इनर शेल ट्रांजिशन में क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो रेडिएशन एमिट होती है। उन रेडिएशन की जो एनर्जी है दो ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल है। अब उन रेडिएशन की एनर्जी जो दो ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल है, तो वो जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो बेसिकली क्या है, एक्स रेज। फिर हमने यहाँ पर यह भी कहा कि आपके पास देखें कि जो बात करें कि सपोज एल से के में एल है, एल से के में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो रेडिएशन एमिट होंगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, ई एम माइनस ई के। तो बोथ थर्ड पोस्टुलेट के मुताबिक यूं लिख लेंगे एच एफ इज इक्वल टू ई एम माइनस ई के। और क्योंकि के ऑर्बिट में आ रहा है तो इसको लिख लेंगे के ऑर्बिट के लिए, के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, इसको लिख लेंगे के एच एफ के अल्फा। और ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट रेडिएशन आ गई। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एम से के में जंप करे, जब एम से के में जंप करेगा, सॉरी एम से के में जंप करे, ये मैं उल्टा लिख दिया, ये इसका ये एच एफ के अल्फा जब एल से के में जंप करता है तो एच एफ के अल्फा मैंने क्या लिखा, क्योंकि के में आ रहा है। जब एम से के में जंप करेगा तो दूसरी रेडिएशन मिल जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, एच एफ के बीटा का नाम देंगे। सो दीज आर बेसिकली एक्स रेज, ये क्या होंगी, एक्स रेज होंगी। और these X-rays having a specific energy, इन X-rays की क्या होगी, स्पेसिफिक एनर्जी होगी, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट एनर्जी, जो किसके इक्वल होगी, दो ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल होगी, एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। मतलब ऐसे जब के में आ रहा है तो जो रेडिएशन मिट हो रही है वो एक्स-रे, उनकी एनर्जी स्पेसिफिक है, मतलब एल और के ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस निकालें तो उनकी एनर्जी आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई दीज X-rays आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। इन एक्स-रेज को बेटा हम किसका नाम दे देंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे का नाम देंगे। ये तो चार्ट सामने देखा एक्सरे की प्रोडक्शन और हमें समझ भी आया ये एक्सरेज है, लेकिन अब सवाल ये राइज होता है कि हम डिटेल में देखना चाहते हैं कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं एक्सरे ट्यूब पे, या प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, बात एक ही। मजीद डिटेल में देखते हैं एक्सरे ट्यूब के लिहाज से प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे को। हम लेते हैं बेटा एक्सरे ट्यूब। जब एक्सरे ट्यूब लेते हैं हम कहते हैं ये ट्यूब है हमारे पास, यहां से देखें ये आ गई आपके पास सपोज ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। इस ट्यूब में देखें लेफ्ट साइड पे हम रख लेते हैं क्या बेटा, कैथोड। कैथोड इज अ बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन आर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड इसको अटैच कर लेते हैं बैटरी के नेगेटिव से। राइट साइड पे हम रखते हैं बेटा एनोड, ये एनोड रखते हैं बेटा एनोड। एंड यहाँ पर हम रखेंगे एनोड के बाद बुक पे अगर देखें तो यहाँ पर कूलिंग आयल होगा जो कूल करेगा किसको, एनोड को। एंड एनोड इज अटैच विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एनोड को अटैच कर लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव से। और ये बात याद रखेंगे एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। एनोड किससे बनेगा बेटा, टंगस्टन से बनेगा। एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। व्हाई एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, एनोड को इस वजह से टंगस्टन से बनाया क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास का हाई है। और दूसरा अगर हम देखें ये इतनी जल्दी हीट अप नहीं होता। तीसरी हम बात करें तो एनोड का चार्ज नंबर ज्यादा है, इस वजह से यहाँ टंगस्टन को हम एज एनोड के तौर पर हमने क्या किया, लिया है। तो टंगस्टन एनोड आ गया। और याद रखेंगे कि वही मटेरियल एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका चार्ज नंबर ज्यादा होगा, स्मॉल चार्ज वाले एक्सरेज को बेटा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखिए अब होगा क्या, कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, सुनते जाइएगा। कहते हैं यहाँ से हम यूं करेंगे, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे। When we increase the potential of battery, then electron are emitted from electron gun. इलेक्ट्रॉन गन से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब ये बेचारे जो इलेक्ट्रॉन गन से निकले, इन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। इनके सामने ये बैठा हुआ है एनोड, एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सो दीज इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय एनोड। ये इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होंगे बेटा, एनोड से। और एकदम से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर फॉल करेंगे बेटा, एनोड पर फॉल करेंगे। When electrons strike with anode, then from anode X-rays are produced. और एनोड से क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी।
सिंपल आसान, कोई मुश्किल नहीं है एक्सरे का प्रोड्यूस करना। सिंपल एनोड रखा, एनोड्स क्या कैथोड रखा। एनोड रखना है जिसका चार्ज ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि उससे इलेक्ट्रॉन फॉल करें तो हीट अप ना हो। हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, उनके सामने हमने एनोड रखा है, एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो उनको एनोड अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब उन इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी तरफ खींचेगा तो एकदम से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाकर उससे टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। तो क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा, एक्सरेज। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सरेज आर प्रोड्यूस। यहां पर दो तरह की एक्सरेज क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। नंबर वन जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। नंबर वन जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एंड नंबर सेकंड जो रेज प्रोड्यूस होंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद दूसरे नंबर पर जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपके पास कौन से होंगे पुत्री, वो आपके पास कंटिन्यूअस एक्सरेज होंगी। कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद एनोड, दो तरह की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, दूसरी क्या है बेटा, कंटिन्यूअस एक्सरे। सवाल राइज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का तो हमने भी पढ़ा भी है, पहले हम देखेंगे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर सवाल ये भी राइज होता है हमारे जहन में कंटिन्यूअस कैसे हो रही हैं। तो सुनना है बेटा, देखना है आपके पास। कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कैसे हैं। देखें यहां से अगर हम जो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही है पुत्र। क्या होता ये है कि ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास वही है, सपोज टंगस्टन एलिमेंट का क्या है, न्यूक्लियस है, टंगस्टन एटम है बेसिकली। ये इसका k ऑर्बिट है, ये l ऑर्बिट है, ये m ऑर्बिट है। मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ जो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि मसला ना हो। कहता हुआ होगा ऐसे कि यहां से वो फॉल हुआ, सपोज करते ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉन आया उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो थी वो इतनी थी कि उसने क्या किया, इस जो आपके पास टंगस्टन एलिमेंट था इसके के शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, नॉकआउट किया, के शेल में से इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब के शेल में क्या क्रिएट हुई, वैकेंसी। उस वैकेंसी को क्रिएट फिल अप करने के लिए सपोज ऐसा होता है, ये सपोजिशन है सारी, एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है के से। जब एल से के में जंप करेगा तो रेडिएशन एमिट होंगी। उन रेडिएशन की एनर्जी जैसे कि हमें पता है वो क्या होगी, ई एल माइनस ई के, क्योंकि एल से के में आ रहा है तो ई एल माइनस ई के, या उसको यूं कह लेंगे बेटा एच एफ के अल्फा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के। ये पहली पॉसिबिलिटी हमने कहा ऐसा हो सकता है, पहली रेज ऐसे हो सकती है। दूसरा ऐसा हो सकता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है जंप करे एम से के में। जब एम से के में जंप करेगा तो रेडिएशन एमिट होंगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, ई एम माइनस ई के। वो दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए लिख लेंगे एच एफ के बीटा इज इक्वल टू ई एम माइनस ई के, ये माइनस ई के। सो ये जो आपके पास क्या है, ये जो आपके पास रेज हैं जो एमिट हो रही हैं, दीज रेज having a specific energy that are the difference of two orbit energy, so that's why these rays are known as x-ray। इनकी स्पेसिफिक एनर्जी है, इस वजह से इनको किसका नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का नाम दे देते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो राइज होता है यहाँ पर, सर एक बात बताएं, क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन केश वाले ऑर्बिट को एमिट करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन एल वाले ऑर्बिट में एमिट करेगा। बुक से तो हमने पढ़ लिया, समझ आ गई, मैं एक्चुअली मैं फिजिकली आपको चीजों को बता रहा हूँ। सवाल सर यहाँ पे ये राइज होता है कि कब ऐसा होगा कि हमारे पास जो रेडिएशन मिले उसकी एनर्जी ई एल माइनस ई के। सवाल राइज होता है ना सर, ऐसा कब होगा कि जो एनर्जी मिले वो ई एल माइनस ई के इक्वल हो। फिर सवाल राइज होता है सर ये भी हमें बता दे कि कब ऐसा होगा कि जो एनर्जी मिले वो ई एम माइनस ई के इक्वल होगी। ऐसा होगा कब, जी सवाल राइज होता है। सवाल को समझिएगा, एक्चुअली में होता ये है, बुक पर शॉर्ट लिखा सुनेंगे। एक्चुअली में होता ये है, सुनना है अच्छे से बेटा ताकि आपके लिए बेटा कोई मसला ना रहे। कंसेप्ट वाइज होता ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जो फॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो फॉल कर रहे हैं, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन हम फॉल कर रहे हैं उसकी एनर्जी है किसके इक्वल, ई के माइनस ई एल के इक्वल है, तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर सीधा जाएगा के वाले ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, उसको एनर्जी देगा। जब उसको एनर्जी देगा तो के वाला ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको कितनी एनर्जी दी उसने, ई के माइनस ई एल, वो यहां से के शेल से जंप करके किस में चला जाएगा, एल शेल में चला जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, के वाला एल में।
जो ही केवल आल में गया तो जाहिर बात है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, तो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वापस जंप करेगा। जो वापस जंप करेगा तो फिर वो जो एनर्जी रिलीज करेगा EL माइनस ई के। इसका मतलब अगर EL माइनस ई के एनर्जी चाहिए तो इसका जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन हम फाल कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी EL माइनस ई के इक्वल होगी, तब ऐसा मिलेगा, ऐसा वरना नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला वो बाहर चला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फिर देखें अगर ये माइनस सी के चाहिए, वो समझ आ गई होगी, तो हम जो इलेक्ट्रॉन फाल करें उसकी एनर्जी दें अगर ये माइनस सी के, तो बेचारा के से जाएगा सीधा एम में। एम चूंकि एक्साइटेड स्टेट है वहां पे रुकेगा नहीं, वहां से वापस इसमें आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन एमिट होगी, और रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, EM माइनस ई के आ जाएगी। ये तो हमने देखा किसके बारे में, इन चीज के बारे में, ये समझ ली। अब फिर सर सवाल अराइज होता है कि सर कंटिन्यूस एक्सरेज क्या है। चलो ठीक है सर, हमें समझ आ गई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात। जहां पे ये अराइज होती है, व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस एक्सरे? दोज एक्सरेज विथ हैविंग एनर्जी दैट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर नोन एज कंटिन्यूस एक्सरे, दैट हैविंग नॉट अ स्पेसिफिक एनर्जी। जो कंटिन्यूस एक्सरे है उनकी एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होती। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किससे प्रोड्यूस होती हैं बेटा? इनिशियल ट्रांजिशन से। कंटिन्यूस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं? पहले डिफिनेशन तो हमने कर ली। हमने कहा दोज एक्सरेज व्हिच हैविंग कंटिन्यूस एनर्जी which having not definite energy known as continuous x-rays। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से the source of continuous x-ray is not inertial transition। जो continuous x-ray का सोर्स आपके पास inertial transition नहीं है। the source of continuous x-ray is falling electron। continuous x-ray का सोर्स क्या है बेटा? falling electron। falling electron से क्या मुराद है? ये जो कैथोड से, सुनेंगे आप समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ना किससे, कैथोड से। अब कैथोड से निकलेगा आगे किसके साथ टकराया? एनोड के साथ टकराया। जब एनोड के साथ ये जब इलेक्ट्रॉन टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? स्लो डाउन। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? स्लो डाउन हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हुआ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास जब कैथोड से निकला सीधा जाकर टकराया टंगस्टन से, तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन डी एक्सरेट हुआ, और ड्यू टू डी एक्सरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द रेडिएशन आर इमिटेड। और इलेक्ट्रॉन की डी एक्सरेशन से जो रेडिएशन इमिट होंगी, दीज रेडिएशन आर नोन एज कंटिन्यूअस एक्सरे। जो टंगस्टन से निकल रही है वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से निकलने के बाद टंगस्टन से टकराया, तो टकराने के बाद सारी बात है वो डी एक्सरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या चेंज हुई? वो स्लो डाउन हुआ। तो उसकी वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन के डी एक्सरेट होने की वजह से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनको बेटा हम किसका नाम देंगे? कंटिन्यूअस एक्सरेज का नाम देंगे। सो बेसिकली सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे इज फॉलिंग इलेक्ट्रॉन। कंटिन्यूअस एक्सरे का जो सोर्स है वो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास फॉलिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसके डी एक्सरेशन की वजह से क्या इमिट हो रही है? कंटिन्यूअस एक्सरे। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ब्रेमस्टॉलिंग। और इस फिनोमेना को हम किसका नाम देते हैं? ब्रेमस्टॉलिंग का नाम देते हैं। कोई पूछे हमसे व्हाट इज ब्रेमस्टॉलिंग, तो हम कहेंगे actually due to change in velocity of falling electron, the rays are emitted, and that rays are known as continuous x-rays, and this phenomena is known as bremstalling। इस phenomena को बेटा हम किसका नाम देंगे? bremstalling का नाम देंगे। Question is rises, what is the, how we can find the energy of continuous x-ray? continuous x-ray की एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? So we can find the energy of continuous x-ray by using a formula that is Planck's equation, that is E is equal to HF। हम continuous x-ray की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं बेटा E is equal to HF से। F फ्रिक्वेंसी है, इसको यूं भी लिख सकते हैं, E is equal to आपके पास HC by lambda, यूं भी लिख सकते हैं बेटा। अब और बेटा सुनिएगा इस चीज को, F की जगह लिखा है मैंने C by lambda, परेशान न होइएगा। कहता है होता ये है अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दफा स्लो डाउन हो जाए, एक दफा टकराए, ये ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बार बार टकराता रहता है किसके साथ? नोड के साथ टकराता रहता है, स्लो डाउन होता रहता है, रेडिएशन इमिट होती रहती है, वो कंटिन्यूअस एक्सरे। अगर एक ही कोलिजन के दौरान वो अपनी सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर ले, उस वक्त जो कंटिन्यूअस एक्सरेज होंगी उनकी जो एनर्जी होगी उस वक्त क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एनर्जी बेटा आपके पास क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और इस फार्मूले से हम कंटिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी को क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड कर सकते हैं। अब होता क्या है, आगे जो मेडिकल यूज हम करते हैं, अक्सर हम कहते हैं बाजू टूट गया, मेरा भी टूटा था बचपन में, टूट गया तो हम एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे कराने से होता ये है कि हमारे पास पता चल जाता है फ्रैक्चर कहाँ पे है। होता यह है कि हमारे अगर देखें बॉडी में एक हड्डी होती है, दूसरा गोश्त होता है। जो ये रेस को फाल करते हैं एक्सरेज को,
तो होता ये है, ये बॉडी से जो पास करती हैं, जो गोश्त वाला हिस्सा है वहाँ से पास कर जाती हैं, वो ऑब्ज़र्व नहीं करता। और जो हड्डी वाला हिस्सा है वहाँ पे ये रेडिएशन क्या होती है, ऑब्ज़र्व होती हैं। जब रेडिएशन ऑब्ज़र्वेशन होती है हड्डी वाले हिस्से में, तो जहाँ पर जो फ्रैक्चर होता है वो बड़ा वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्चर वाली जगह पे ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन होती है। इन दिस वे हमें क्या मिल जाता है, एक एक्सरे मिल जाता है। और ये आज हमने देखा एक्सरे का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, पढ़िएगा। अब माशाल्लाह से आप ठीक काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे से काम करते रहिएगा। पूरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर सिखाया जा सके। बहुत सारा ख्याल रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।